हेलो, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको ट्रांसलेशन के बारे में बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो में आपने देख रहे हैं कि ट्रांसलेशन है और इसमें मैंने तैयार किया है। सबसे पहले है ओवरऑल प्रोसेस है। ओवरऑल प्रोसेस जो प्रोटीन सिंथेसिस के है, इसमें देखिए न्यूक्लियस है, ये डीएनए है, ये आपका डीएनए है और उससे एमआरएनए तैयार हुआ है। इसको हम कहते हैं एमआरएनए। एमआरएनए है। एमआरएनए जो है न्यूक्लियस से बाहर निकलता है साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में आने के बाद उसमें 30S और 50S ऐड हो जाते हैं। इसके साथ साथ चार्ज, यहाँ देखिए ये टीआरएनए है। टीआरएनए के साथ अमीनो एसिड चार्ज हो गया है। चार्ज होने के बाद देखिए चार्ज टीआरएनए और इसके साथ ऐड हो जाता है। जब इतना ऐड हो जाता है तो इसको हम कहते हैं इनिशिएशन। इनिशिएशन के बाद इलोंगेशन स्टार्ट हो जाता है। इलोंगेशन का मतलब होता है कि अमीनो एसिड का ऐड होना। पहले ये अमीनो एसिड था, अब एक और ऐड हुआ, उसी तरह ऐड होता चला जाता है। इसको कहते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन का इलोंगेशन होना। इलोंगेशन होने के बाद अंत में इसका टर्मिनेशन हो जाता है। जब एंड सीक्वेंसेस आते हैं तो टर्मिनेट कर जाते हैं, अंत में रुक जाएगा। रुकने के बाद क्या होगा कि सब अलग हो जाते हैं। इस तरीके से पॉलीपेप्टाइड चेन हमको बन जाता है। राइबोसोम्स अलग हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए हमने बताया है कि एमआरएनए चेंज्ड इनटू प्रोटीन। एमआरएनए प्रोटीन में चेंज हो जाता है, जिसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं। क्योंकि एमआरएनए में क्या होता है, कोड होता है और उसी कोड के आधार पर हम प्रोटीन में कन्वर्ट करते हैं, जो ट्रिपल लेटर्स में होते हैं। कुछ स्टेप्स मैंने दिया है। इस स्टेप्स में इनिशिएशन है, इलोंगेशन है और टर्मिनेशन है। इनिशिएशन में क्या होता है कि असेंबली ऑफ राइबोसोम्स होता है, यानी कि एमआरएनए के ऊपर राइबोसोम्स बैठते हैं। उसके बाद एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड टू द टीआरएनए। टीआरएनए के साथ अमीनो एसिड जो होता है वो एक्टिव हो जाता है, माने टीएनए को चार्ज किया जाता है एटीपी के माध्यम से। पहला आपका राइबोसोम्स का एमआरएनए के साथ बैठना, दूसरा टीआरएनए का एक्टिव होना, अमीनो एसिड्स के साथ चार्ज होना। उसके बाद तो इलोंगेशन होता है। इलोंगेशन में देखिएगा कि रिपीटेड साइकिल ऑफ अमीनो एसिड्स डिलीवरी। अमीनो एसिड जो होता है बार बार उस पर ऐड होता चला जाता है, इस पर ऐड होता चला जाएगा। पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और मूवमेंट अलोंग द एमआरएनए कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। यानी कि अमीनो एसिड ऐड होंगे, दो अमीनो एसिड के साथ बॉन्ड बनेगा, उसको पेप्टाइड बॉन्ड कहेंगे। और फिर क्या होगा कि राइबोसोम्स का मूवमेंट होगा, तो उसको हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। जब बॉन्ड का निर्माण हो जाता है तो राइबोसोम जो होते हैं एक कोडन मूव कर जाते हैं, तो उस मूवमेंट को ट्रांसलोकेशन। टर्मिनेशन, जब पॉलीपेप्टाइड बन जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो अंत में एंड सीक्वेंस आते हैं। ऐसा कोडन आता है जिसको टीआरएनए या राइबोसोम्स नहीं पढ़ पाते, तो वहीं पर रुक जाता है और उसके बाद रिलीज हो जाता है। इसके बाद देखेंगे यहाँ से आपका मेन होगा, मुख्य रूप से यहाँ से होगा। देखिए जो आप एग्जाम में लिखिएगा तो यहाँ से लिखिएगा डिटेल प्रोसेस। इसको 5 स्टेप्स में पूरा किया गया है। पहला देखिए एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, दूसरा इनिशिएशन, तीसरा इलोंगेशन, चौथा टर्मिनेशन, पाँचवा पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। तो ये 5 प्रोसेस है। एक्टिवेशन में देखिएगा कि लोडिंग ऑफ टीआरएनए विद अमीनो एसिड। अमीनो एसिड्स का टीआरएनए के साथ हम लोडिंग करते हैं। इसमें देखिएगा कि जो टीआरएनए है वो अनचार्ज होता है, चार्ज नहीं होता है। पहले अमीनो एसिड्स के साथ मिल करके क्या बनावेगा, चार्ज बनावेगा। यानी अमीनो एसिड प्लस टीआरएनए, चार्ज को अनचार्ज को चार्ज में किया जाता है अमीनो एसिड्स के साथ मिल करके। तो ऐसी अवस्था में एंजाइम काम करता है जिसके काम है अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेसाइज्ड। अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज ये क्या करता है कि टीआरएनए को अमीनो एसिड्स के साथ जोड़ देता है, तो बनेगा टीआरएनए अमीनो एसिड। अब इसको क्या करते हैं, राइबोसोम्स पर ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, राइबोसोम्स पर भेज देते हैं। स्टेज रिएक्शन कैसे होता है ये देखिए। रिएक्शन में देखिएगा कि अमीनो एसिड एटीपी के साथ रिएक्शन करता है और अमीनो एसिड एएमपी बनाता है, 2 फॉस्फेट रिलीज होता है।
अब ये जो अमीनो एसिड AMP है फिर tRNA के साथ प्रतिक्रिया करता है और अमीनो एसिड tRNA बनाता है और AMP रिलीज होता है। इस तरह दिस एक्टिवेशन अमीनो एसिड ऑकर इन 2 स्टेप्स। इस तरह ये 2 स्टेप्स में होते हैं। इफ इसलिए 2 स्टेप्स में होते हैं कि यदि रॉन्ग अमीनो एसिड इज इनकॉर्पोरेटेड इन द फर्स्ट स्टेज इट कैन बी ड्रॉप्ड इन द नेक्स्ट स्टेज। 2 स्टेप में इसलिए होता है कि अगर कोई रॉन्ग अमीनो एसिड ऐड हो जाए तो दूसरे स्टेप में उसे हटा दिया जाए। एसाइल tRNA सिंथेसिस्ड हैज़ गॉट द 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस तरह हम देखते हैं कि जो एसाइल है tRNA उसके 2 काम होते हैं। एक तो काम है कि अटैचमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर अमीनो एसिड टू द पर्टिकुलर tRNA, क्योंकि tRNA पर्टिकुलर के साथ पर्टिकुलर अमीनो एसिड ही अटैच होता है, ये जुड़ता है। इसको क्लियर करते हैं कौन? tRNA सिंथेसिस। दूसरा है प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग का मतलब होता है कि कोई गलत अमीनो एसिड तो ऐड नहीं हो गया, उसको देखा जाता है। तो ये 2 वर्क होते हैं। पहला tRNA के साथ अमीनो एसिड का ऐड करवाते हैं और दूसरा ये देखते हैं कि जो ऐड हुआ है वो सही है गलत है। सो देयर आर एट लीस्ट 20 टाइप ऑफ tRNA अमीनो एसिड tRNA सिंथेटाइज होती है। करीब 20 तरह के अमीनो एसिड tRNA सिंथेसिस होते हैं, प्रेजेंट है। अब हम देखते हैं इनिशिएशन। इनिशिएशन को देखिएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिए। इनिशिएशन ऑफ रिक्वायरमेंट क्या क्या है, इधर आप देखिए थोड़ा सा है। इसको कहते हैं इनिशिएशन फैक्टर 1 2 3। इनिशिएशन फैक्टर 1, इनिशिएशन फैक्टर 2, इनिशिएशन फैक्टर 3। इनिशिएशन फैक्टर 1 जो है 50S को लाता है। इनिशिएशन फैक्टर 2 है जो ब्रिंग चार्ज tRNA को लाता है और इनिशिएशन फैक्टर 3 ब्रिंग 30S को लाता है। अब होल प्रोसेस देखिएगा। ये आपका mRNA। mRNA में शुरू में हमने बताया था कि AUG कोड सब में होता है। इनिशिएशन फैक्टर 3 फर्स्ट काम क्या करता है कि 30S को लाता है और यहाँ पर ऐड कर दिया। अगला स्टेप में क्या होता है कि IF2 क्या करता है कि चार्ज tRNA को लाता है और उसको क्या करता है कि 50S के कोडन से ऐड कर देता है। इसमें एक एनर्जी लगती है, GTP एनर्जी लगती है। उसके बाद IF1 इनिशिएशन फैक्टर 1 काम क्या करता है कि 50S को लाता है और इस पर ऐड करता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि IF3, IF2, IF1 ये तीनों मिल करके इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स में हमने क्या देखा कि ये 30S है, ये 50S है, ठीक हो गया। और ये जो है आपका एक tRNA है जिसको हम मेट tRNA कहते हैं, मिथियोनॉन tRNA जिसमें tRNA चार्ज है। आगे बढ़ने से पहले हमें ये देखना है कि आपका जो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बना वो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स होता कैसा है। तो देखिए यहाँ पर ये 50S है, 30S है, ये 50S है। 50S में 2 रूम होते हैं। इट हैज़ 2 रूम। जो पहला रूम होता है उसको पेप्टाइडल साइट कहते हैं, P साइट कहते हैं। और जो इधर का होता है राइट साइड में अमीनो एसाइल होता है। तो एक पेप्टाइडल साइट P साइट होता है, एक अमीनो एसाइल साइट होता है। इसको एग्जिट साइट कहते हैं और इसको एंट्री, मतलब इधर से tRNA बाहर निकल जाता है और इधर से tRNA चार्ज होकर अंदर घुसता है। देखिए, इन द फर्स्ट P साइट इज फुल बट A साइड इज वैकेंट। जिस समय इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स होता है उसमें देखिए ये P साइड है, ये P साइड है, ये भरा हुआ रहता है। सबसे पहला जो अमीनो एसिड्स रहेगा वो AUG का मेथियोनोन रहेगा, वो इसी में रहेगा P साइड में। A साइड खाली रहता है, हमेशा याद रखिएगा क्योंकि ये इस एग्ज़ाम में आता है। A साइड खाली रहता है और P साइड में पहला अमीनो एसिड, और वही कौन? tRNA मेथियोनोन इसमें उपस्थित होते हैं। अगला प्रोसेस हम देखते हैं, क्योंकि इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स हो चुका है। इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स हमने बना लिया है।
अब यहाँ देखिए ये इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स है जिसमें यहाँ पर पी साइड है, यहाँ ए साइड है। अब इलोंगेशन फैक्टर आएगा। इसमें क्या होगा कि अमीनो एसिड 2, अमीनो एसिड 1 लगा हुआ है मेथियोनोन के रूप में। अमीनो एसिड 2 जो है इलोंगेशन फैक्टर आता है, यहाँ पर भी इलोंगेशन फैक्टर है। इलोंगेशन फैक्टर 1, इलोंगेशन फैक्टर देखिए यहाँ 2 है, यहाँ इलोंगेशन फैक्टर 1 हो जाता है। ये इलोंगेशन फैक्टर 1 जो है अगले अमीनो एसिड्स को लाएगा। इसमें एक जीटीपी लगती है, एनर्जी लगती है, और इसको ए साइड में डाल देगा। यहाँ देखिए पिक्चर में अमीनो एसिड 2 लगा, अमीनो एसिड 1 तो ऑलरेडी पहले से इनिशिएशन से ही जुड़ा हुआ है। उसके बाद अमीनो एसिड 2 लाया गया, लाने का काम इनिशिएशन फैक्टर 1 किया। तो यहाँ पर आपका दोनों रूम जो है फुलफिल हो गया, पी साइड भी भरा हुआ है, ए साइड भी भरा हुआ है। अच्छा, इसके बाद क्या होता है कि दोनों के बीच बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ये दोनों के बीच अमीनो एसिड 1 है, अमीनो एसिड 2 है, दोनों के बीच बॉन्ड बनेगा जिसको हम पेप्टाइडल बॉन्ड कहते हैं या पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। इसमें एक एंजाइम वर्क करता है जिसको हम पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज कहते हैं, इसे पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज कहा जाता है। उसके बाद क्या होता है कि इलोंगेशन फैक्टर 2 आता है, इसमें भी जीटीपी लगता है। इसमें क्या होता है कि जब ये दोनों बॉन्ड जुड़ जाते हैं, दोनों अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ जाते हैं, तो फिर पहला जो अमीनो एसिड है जो पी साइड का है वो टीआरएनए से अलग हो जाता है और नीचे चला आता है। चूँकि इससे जुड़ा हुआ है 2 से, इसलिए नीचे लटक जाता है। नीचे लटकने के बाद क्या होता है कि इसका मूवमेंट हो जाता है। जब ये नीचे लटक जाता है अमीनो एसिड 1, देन ये क्या होता है कि एक कोडन आगे बढ़ जाता है। जैसे यहाँ देखिएगा आप, ये देखिए यहाँ पर देखिए आपका जो राइबोसोम्स है, एक कोडन आगे बढ़ गया। जब एक कोडन आगे बढ़ गया तो ये वाला देखिए बाहर निकल गया, इसको एग्जिट साइड कहते हैं, एग्जिट साइड। अब ये जो था वो इधर चला आया पी साइड की ओर, जो ए साइड में था वो पी साइड की ओर चला आया। देखिए जो ए साइड की ओर है पी साइड की ओर है, पी साइड वाला बाहर निकल गया। तो बाहर निकलने के बाद पुनः साइटोप्लाज्म में चला आता है। अब ये ए साइड खाली हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा हमको ध्यान देना है कि भाई हाउ द पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म्ड, आखिर ये पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बना। तो यहाँ देखिएगा ये पी साइड और ए साइड है, अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड्स है, यहाँ पर भी है। तो पहला अमीनो एसिड्स का कार्बोक्सिल CO, दूसरा अमीनो एसिड्स का अमोनिया NH3, ये अमीनो ग्रुप, पहला का कार्बोक्सिल दूसरा का अमीनो ग्रुप कंबाइंड करके बॉन्ड बनाता है और इसमें एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रिलीज हो जाता है। जब ये बॉन्ड बनाता है तो इसे हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। या खास करके ध्यान रखिएगा कि बॉन्ड पहले वाले अमीनो एसिड्स के कार्बोक्सिल होता है और दूसरे वाले अमीनो एसिड्स के अमीनो से होता है, तो पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इस तरीके से पेप्टाइड बॉन्ड 2 के बीच में बढ़ते हैं। जब ये बन जाते हैं तो यहाँ से कट करके अलग हो जाता है और ये नीचे चला आता है। जैसे अगले पिक्चर में आप देखिएगा, सब पिक्चर को बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है। यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिएगा, यहाँ पर था ना ये वाला यहाँ पर था और यहाँ से अलग हो गया। अलग होने के बाद ये नीचे आ गया। यहाँ देखिए अमीनो एसिड 1 है, अमीनो एसिड 2 है, दोनों के बीच ये बॉन्ड बना हुआ है। अब इसको क्या कहते हैं? पेप्टाइडल बॉन्ड। क्लियर हो गया? अब इसी तरह से क्रिया चलते रहती है। अब ये यहाँ आ गया, उसके बाद क्या होगा कि राइबोसोम्स आगे चलेगा। जब राइबोसोम आगे चलेगा तो इसको ट्रांसलोकेशन कहते हैं। एक कोडन और आगे बढ़ेगा। जब एक कोडन और आगे बढ़ेगा तो ये जो ए साइड में है वो पी साइड भी चला आएगा और ये आपको बाहर निकल जाएगा। जब पी साइड खाली, ए साइड खाली हो गया तो फिर नया अमीनो एसिड्स आएगा, तो फिर नया अमीनो एसिड आएगा। तो उसी तरह से सब क्रिया होती रहे। फिर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, फिर बॉन्ड होने के बाद इधर से कट के फिर इधर बॉन्ड बनेगा, फिर इधर चला आएगा। तो इस तरीके से इलोंगेशन इज कंटिन्यूड एंड पेप्टाइड बॉन्ड्स आर फॉर्म। जब ये बनता रहता है तो अंत में क्या होता है कि टर्मिनेशन कोडन आता है। टर्मिनेशन कोडन जब आ जाता है तो ये आगे बढ़ना, जो ये आपका जो ये है
आपका राइबोसोम से आगे नहीं बढ़ पाता, है, रुक जाता है। उसी समय रिलीज फैक्टर आते हैं। रिलीज फैक्टर क्या करता है कि सबको अलग कर देता है, पॉलीपेप्टाइड को अलग कर देता है, 30S और 50S को अलग कर देता है, tRNA को अलग कर देता है और अपने भी अलग करता है और mRNA को भी अलग कर देता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारा पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन, इसी को ट्रांसलेशन कहते हैं। एक और ख़ास बात याद रखिएगा, एक्टिवेशंस में एनर्जी में, यहाँ देखिएगा एक्टिवेशन में 2 ATP लगा है, बाइंडिंग में 1 ATP लगा है, ट्रांसफ़र में कितना 1 ATP लगा है। 1 ATP के जो एनर्जी होते हैं 7.3 होते हैं और हमको 2 3 4 ATP लगा है, तो इसको गुना करेंगे तो टोटल एनर्जेटिक्स हमको निकल जाएगा। यहाँ देखिएगा प्रोकैरियोट्स में 2 गो है, रिलीजिंग फैक्टर 1 एंड रिलीजिंग फैक्टर 2। यूकैरियोट्स में एक ही रिलीजिंग फैक्टर्स होते हैं। प्रोकैरियोट का जो रिलीजिंग फैक्टर्स होता है 2 होता है, जबकि यूकैरियोट का रिलीजिंग फैक्टर 1 होता है। हालांकि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसमें हमने जो देखा, इसमें जो इम्पोर्टेंट होता है और वो है आपका पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज, पेप्टाइड बॉन्ड्स फॉर्मेशन। जब इतनी क्रिया हो जाती है तो हमारा प्रोटीन तैयार हो जाता है। जब प्रोटीन तैयार हो जाता है तो उसके बाद उसका पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होता है। पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, जिस प्रकार हमने ट्रांसक्रिप्शन में देखा कि पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ट्रांसक्रिप्शन होता है, मॉडिफिकेशन होता है, उसी प्रकार जब प्रोटीन तैयार हो जाता है तो इतने सारे परिवर्तन होते हैं। सबसे पहला परिवर्तन होता है कि मॉडिफिकेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। जो आपका प्रोटीन तैयार हुआ उसमें मॉडिफिकेशन होता है। N टर्मिनल से C टर्मिनल से आपका प्रोटीन का 2 टर्मिनल होता है, देखिए N टर्मिनल और C टर्मिनल, तो दोनों तरफ से मॉडिफिकेशन या बीच से होता है। तो इस तरीके से आपका N टर्मिनल, C टर्मिनल और इंटरमीडिएट टर्मिनल, जब ये प्रोटीन बनता है तो प्रोटीन काम नहीं करता है क्योंकि वो इनएक्टिव होता है। उसको प्रोटीन कहेंगे या प्रोएंजाइम कहेंगे। उसमें से क्या होता है कि उसके अमीनो एसिड बहुत सारे निकालने पड़ते हैं। उसको चाहे N टर्मिनल से निकाला जाए C टर्मिनल से निकाला जाए या बीच से निकाला जाए, तब जाकर के वो एक्टिव होता है। दूसरा होता है फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फेट ग्रुप का एडिशंस होता है। एक प्रक्रिया है जिसमें फॉस्फेट का ऐड किया जाता है। दूसरा और भी मॉडिफिकेशन है एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन में एसिटाइल ग्रुप को ऐड किया जाता है। जब प्रोटीन तैयार हो जाता है तो फॉस्फेट का ऐड होगा, एसिटाइल का ऐड होगा, एसिटाइल का ऐड हो जाता है, एसिटाइलेशन कहते हैं। इसके अलावा एडिशन ऑफ कोएंजाइम एंड कोफैक्टर्स होता है। प्रोटीन बनने के बाद प्रोटीन के साथ साथ उसमें कोएंजाइम ऐड होंगे, कोफैक्टर, तो ये सब जितनी भी प्रक्रिया है उसको फंक्शन करने के लिए होता है। उसके बाद जो हमारा जो बना प्रोटीन वो प्राइमरी लेवल का स्ट्रक्चर होता है। तो प्राइमरी लेवल का स्ट्रक्चर फंक्शनल नहीं होता है, वो सेकेंडरी बनेगा, टर्शियरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनाएगा। तो सेकेंडरी बनेगा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, तब जाकर वो काम करेगा। एक लास्ट है डिफॉर्मुलेशन। डिफॉर्मुलेशंस का मतलब होता है कि भाई रिमूवल ऑफ फॉर्माइल ग्रुप। जो रिमूवल है फॉर्माइल ग्रुप होता है, जो फॉर्माइल ग्रुप होता है उसको रिमूव कर दिया जाता है, जो खास तरह से प्रोकैरियोट्स में होते हैं। तो इस तरीके से जब प्रोटीन तैयार होते हैं तो प्रोटीन तैयार होने के बाद इतने सारे परिवर्तन होते हैं, तब जाकर के आपका प्रोटीन फंक्शनल होता है, काम करना शुरू करता है। पहला मॉडिफिकेशन हुआ जो N टर्मिनल से C टर्मिनल से और बीच से कुछ अमीनो एसिड्स को काट कर, कुछ इधर से अमीनो एसिड काटा, किसी में इधर से काटा, किसी में बीच से, तब ये काम करने लगता है। दूसरा है फॉस्फोराइलेशन, एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप है। तीसरा है आपका एसिटाइल ग्रुप का एडिशन होता है। चौथा एडिशन ऑफ कोएंजाइम एंड कोफैक्टर्स होते हैं। चौथा है कि जो आपने प्रोटीन बनाया वो अपना शेप लेगा, चाहे वो सेकेंडरी है, टर्शियरी है, क्वाटरनरी शेप लेगा, कोई भी ले लेगा। और पांचवा छठा है कि फॉर्माइल ग्रुप हटाया जाएगा, रिमूव किया जाएगा प्रोकैरियोट्स में। इधर देखिए मैंने एक प्रोटीन तैयार किया है जिसमें रिमूवल फॉर द रिमूवल ऑफ इनएक्टिव ग्रुप,
फॉर द फंक्शनल प्रोटीन। ऐसा इसलिए किया गया है कि ये काम नहीं करेगा तो इसको हटा देंगे। किसी में बीच से हटाते हैं, किसी में सी टर्मिनल से हटाते हैं, ताकि ये पुनः फंक्शनल हो जाए और अपना काम करे। कुछ अमीनो एसिड को हटाने के बाद वो काम करता है। इस तरीके से हमने आपको इसके बारे में बताया, ट्रांसलेशन के बारे में बताया, और हम आशा रखते हैं कि इसको आप देखेंगे, पढ़ें और समझें, और इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ये पूरी तरह से नीट के लिए है, मेडिकल के लिए भी है, सब चीज़ के लिए है, सीबीएसई बोर्ड्स के लिए है, बिहार बोर्ड्स के लिए है, और चाहें तो आप इससे नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। एग्जामिनेशन में हूबहू इसको उतार के लगते हैं ना, आता है कि ट्रांसलेशन बताइए, डिस्क्राइब और द ट्रांसलेशन, डिस्क्राइब और द इनिशिएशन, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स क्या है, पी साइट क्या है, ए साइट क्या है, पेप्टाइड ट्रांसफेरेज क्या है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं,